है कि आपने प्रस्ताव तो दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में आपने प्रस्ताव दे दिया, लेकिन प्रस्ताव से पहले आपको वहाँ पर निवास करने वाले आम आवाम जो वहाँ पर आदिवासी वर्षों से रहते हैं उनसे भी ये पूछना चाहिए था, क्योंकि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून वहाँ पर लागू है, साथ ही साथ विल्किंसन रूल भी लागू है, मुंडामन की व्यवस्था भी है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ के लोगों को बिना बताए झारखंड सरकार ने या झारखंड सरकार के जो विभागीय सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हम समीक्षा करेंगे, फील्ड विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये बड़ा विडम्बना है वहाँ के लिए। वहाँ उस क्षेत्र के अगल बगल जो माइनिंग क्षेत्र है उसके अगल बगल अगर देखेंगे तो वो लोग लाल पानी से लोग प्रभावित हैं। चिड़िया का क्षेत्र दुबिल और हेंदरी, वहाँ पर चिड़िया माइंस का लाल पानी जा रहा है, डस्ट जा रहा है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो डिमांड का वो मांग का कोई सुनने वाला नहीं है। और ना स्कूल वहाँ मिलेगा आपको ढंग का, ना अस्पताल आपको मिलेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है माइंस के इर्द गिर्द। आज दावा किए होते तो परिस्थिति अलग होता, विस्थापन का जो डर सता रहा है वो नहीं होता। ये दावा करते कि भाई हम लोग तो यहाँ हैं, हम लोग के पास वनाधिकार पट्टा है, हम कहाँ जाएंगे, या वहाँ से हटा करके दूसरी जगह बसा सकते थे, लेकिन वो स्थिति अभी पैदा नहीं होगी, इसलिए वहाँ के लोगों को डर बना हुआ है। और नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। सुबह झारखंड में एक तरफ कुर्मी आदिवासी का विवाद तो गहरा रहा है और दोनों ही ओर से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने में भी कोई हिचक नहीं दिखलाई जा रही। लेकिन इस कुर्मी आदिवासी विवाद के साथ ही झारखंड में एक और अहम मुद्दा है, और मुद्दा जो है आदिवासी समुदाय की अस्मिता, उसकी पहचान, उसकी संस्कृति से जुड़ा है। वह मुद्दा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारंडा के जंगल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निर्माण का। दरअसल पिछले कई दिनों से या महीनों से कहें, वर्षों से कहें, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सारंडा का जंगल है वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का निर्देश दिया जाता रहा है। जो वन विभाग के रिटायर्ड कर्मी हैं, फॉरेस्टरों के द्वारा इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का आदेश सामने आया था, और मंशा थी कि इससे जंगल सुरक्षित रहेगा, जंगल के वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसी जंगल में, उसी वन्यजीवों के बीच हजारों वर्षों से आदिवासी समुदाय रहता आ रहा है। तो यदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण होता है तो उनकी संस्कृति पर, उनकी आजीविका पर, उनके जो जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी एक बड़ा विषय है। लेकिन आप वो कह सकते हैं कि एक हिचक के साथ ही इस अगुआ सरकार ने 31,468 हेक्टेयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निर्माण पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट में जवाब दिया है। हालांकि जो निर्माण होना था वह 57,519 हेक्टेयर में किया जाना था। तो यह जो पूरा विवाद है, वह विवाद क्या है और आदिवासी समुदाय की चिंताएं क्या हैं, इस बीच हमारे साथ हैं सुशील वारला जी। सुशील वारला जी लंबे समय से जंगल के सवाल पे, आदिवासियों के सवाल पे अपनी आवाज़ को मुखरता से उठाते रहे हैं। उसी क्षेत्र, उसी सारंडा के जंगल में इनका निवास भी है। तो सुशील जी बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जोहार जोहार, सबों को जोहार। सुशील जी, जिस तरह से मंत्रियों का समूह आ गया सारंडा के जंगल में सामाजिक प्रभाव को आकलन करने की कोशिश की, और इस दरमियान आदिवासी समाज की ओर से एक प्रतिरोध की खबर आई। हालांकि एक स्वर यह भी आया कि यह जो कहीं न कहीं प्रायोजित, और तमाम जो अधिकारी थे इसके पीछे लगे थे, उनकी कोशिश थी कि ग्रामीणों को ले जाया जाए और एक प्रतिकार का चेहरा बनाया जाए। आखिर सरकार भी
क्या ये इसमें कोई सच्चाई है? क्या सरकार भी ग्रामीणों को उकसा रही थी? हम ये कहेंगे कि सरंडा में दो तरह का वनग्राम है। अच्छा। एक 1905 से 1927 के बीच में अंग्रेजों द्वारा बसाया गया वनग्राम है, और दूसरा वनग्राम है कि देवेंद्र माझी के आंदोलन के उपरांत 1980 से 2005 तक सरंडा वन क्षेत्र में लगभग 40 के करीब वनग्राम बसे हैं। तो जैसे ही अभयारण्य की घोषणा हो जाती है, चर्चाएं हो जाती है, तो सरंडा में जो 40 वनग्राम हैं वहाँ पर निवास करने वाले लोगों में एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम लोगों का क्या होगा। अब तब मंत्रियों का एक समूह छोटनगरा और रुआ में जाता है। उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जब वहाँ का सोशल असेसमेंट के लिए जाते हैं वो लोग, तो 5 मंत्री हैं, 5 मंत्री में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा प्रश्न ना है। जीव विज्ञान के, ना पर्यावरण विज्ञान के, ना निर्वंश शास्त्र के। एकदम ये बड़ी बात है ना। तो ये हम लोग में और संशय जो है बढ़ गई है। अगर आप हमारा विश्लेषण कर रहे हैं, हमारा समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तो वो उसका प्रतिवेदन रिपोर्ट कौन बनाएगा? एक दूसरा चीज है कि आपने प्रस्ताव तो दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में आपने प्रस्ताव दे दिया, लेकिन प्रस्ताव से पहले आपको वहाँ पर निवास करने वाले आम आवाम जो वहाँ पर आदिवासी वर्षों से रहते हैं, उनसे भी ये पूछना चाहिए था, क्योंकि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून वहाँ पर लागू है, साथ ही साथ विल्किंसन रूल भी लागू है, मुंडामन की व्यवस्था भी है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ के लोगों को बिना बताए झारखंड सरकार ने या झारखंड सरकार के जो विभागीय सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है कि 31,000 लगभग वर्ग किलोमीटर को सेंचुरी के रूप में बनाए जाने का घोषणा या निर्देश देता है, और बाकी उसमें स्पष्ट निर्देश है कि सेल का माइनिंग क्षेत्र और अन्य जो वैध माइनिंग लीज क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। तो प्रश्न ये है कि ठीक है, माइनिंग लीज और माइनिंग के लिए तो आप जगह छोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग वर्षों से जंगल को बचाया और जंगल का पर्यावरण के साथ, जंगल जीवों के साथ हम लोगों ने रहा और जंगल को हम लोगों ने बचाया। उसके बाद भी आप एक तो नहीं पूछे हैं, और ये बड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और डर के साए में वहाँ के लोग जी रहे हैं कि हम जिस तरह से माइनिंग के लिए जगह को छोड़ा गया है, क्या हम लोगों के लिए भी वो क्षेत्र से सेंचुरी का जो क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जो वनग्राम को अलग किया है या नहीं अलग किया है, इस चीज़ की जानकारी आज तक ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ के लोगों को दे रहा है, ना सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे या जिला प्रशासन वहाँ के लोगों को बता रहा है कि भाई एरिया कौन कौन है, कैसे प्रोजेक्ट होगा, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ होगा, वो जो अभयारण्य बनेगा उसका डिटेल प्रोग्राम क्या है, इसकी जानकारी नहीं दी ना। इसकी डिटेल प्रोग्राम छोटनगरा में मंत्री समूहों के द्वारा भी नहीं दिया गया, और ना ही रोवा में दिया गया, ना ही अभी तक ग्राम सभा को या वहाँ के जो पंचायत स्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी नहीं बोला गया है। तो ये संशय, ये डर की स्थिति में आज सरंडा के लोग जीने को मजबूर हैं। नहीं, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सरंडा का जो जंगल है, अब चूंकि उस एरिया में आपकी तो भाई मिट्टी ही वही है, निश्चित तो बताने की जो कौन कौन सी कंपनियां वहाँ अभी ऑपरेट कर रही है, और इन कंपनी माइनिंग कंपनियां, इनकी दशा क्या है, अभी स्थिति क्या है? देखिए, मैं बहुत क्लियर कट आपको बता देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर मूलतः
4 माइंस है। एक चिड़िया माइंस है, किरिबुरु है, मेघातु है और गुआ है। इर्द गिर्द में अगर हम लोग देखेंगे 1918 में चिड़िया माइंस खुला है। अगर चिड़िया माइंस की इर्द गिर्द की हम समीक्षा करेंगे, फील्ड विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये बड़ा विडम्बना है वहाँ के लिए। वहाँ उस क्षेत्र के अगल बगल जो माइनिंग क्षेत्र है उसके अगल बगल अगर देखेंगे तो वो लोग लाल पानी से लोग प्रभावित हैं। चिड़िया का क्षेत्र दुबिल और हेंददरी, वहाँ पर चिड़िया माइंस का लाल पानी जा रहा है, डस्ट जा रहा है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो डिमांड का, वो मांग का कोई सुनने वाला नहीं है। और ना स्कूल वहाँ मिलेगा आपको ढंग का, ना अस्पताल आपको मिलेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है माइंस के इर्द गिर्द के गांव वाला लोगों का। नहीं, जब पिछले 100 वर्षों से उस इलाके में माइनिंग चल रही है तो एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो उस वो जो पैसा आ रहा है वो क्या हो रहा है? अगर इसमें हम लोग बात करें तो लंबा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ जो डीएमएफटी फंड है, जहाँ खर्चा करना चाहिए, जिस लोगों के लिए खर्चा करना चाहिए और जो प्रोजेक्ट उन लोगों को चाहिए वो नहीं हो रहा है। और वो अन्य जो कार्यक्रम है बिना ग्राम सभा से पूछे वो चल रहा है, जिसके चलते डीएमएफटी फंड का भी कोई औचित्य वहाँ नहीं रहा गया। डीएमएफटी फंड में भी लूट जो है बदस्तूर जारी है। उसका हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग रखते हैं कि उसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, और जांच अगर होगा तो निश्चित रूप से बड़े बड़े जो लोग हैं उसके जद में आएंगे। नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो डीएमटी फंड है झारखंड में आजकल सवालों के घेरे में, निश्चित रूप से बोकारो में इस सवाल, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, रांची में खड़े हो रहे हैं, खुट्टी में खड़े हो रहे हैं, गुमला में, और हर जगह से एक शिकायत आ रही है कि ये जो डीएमटी फंड है जिसका खर्च जो है, जो विस्थापित परिवार हैं, माइंस इफेक्टेड जो लोग हैं उन पे होना चाहिए, उस कम्युनिटी पे होना चाहिए था। पर कई जगह से खबरें आ रही है कि उससे तो हेल्थ क्लब बन रहे हैं, स्ट्रीट लाइट शहरों में लग रहे हैं, जिम खाना का निर्माण हो रहा है। तो क्या यही स्थिति उस सरंडा के जंगल की? निश्चित रूप से। अगर हम लोग जाएंगे दुबिल गांव, एक गांव है छोटनगरा पंचायत के अंतर्गत, दुबिल गांव है, हेंददरी गांव है, अंकुआ है, उसके इर्द गिर्द हम लोग देखेंगे तो डीएमएफटी फंड निश्चित रूप से खर्चा कर रहा होगा, लेकिन जो जरूरत का जो चीज है, जो वहाँ के जनता को चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। एक जो मेरा सवाल होगा, आपने देवेंद्र मांझी की चर्चा की, चूंकि मेरी जानकारी के अनुसार 1865 या 1872 में कोई कानून आता है फॉरेस्ट एक्ट को लेकर, और उसके बाद जो उस जंगल में रहने वाले निवासी हैं या कम्युनिटीज़ हैं उनको जंगल का बाहर का रास्ता दिखला दिया जाता है। लंबे समय के बाद फिर से एक कानून बनता है ना, 1905 या कुछ में फॉरेस्ट एक्ट। हाँ, नहीं, उसके बाद जब आज़ादी के बाद तो उस कम्युनिटी को अधिकार मिलता है कि भाई तुम ये जंगल के नाशक नहीं है, जंगल इनके कारण समाप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद वन अधिकार कानून 2006 भी आता है, लेकिन जो पहला कानून बनता है उसके बाद जब इस कम्युनिटी को बाहर किया जाता है, वे लोग जंगल से बाहर हो गए। देवेंद्र मांझी के नेतृत्व में उन्हें एक बार फिर से जंगल में स्थापित किया गया, बसा ऐसे करीबन 40 गाँव की संख्या बताई जा रही है। तो ये जो 40 गाँव हैं जिसे देवेंद्र मांझी ने बसाया था और अपनी शहादत भी दी थी, तो क्या ये 40 गांव एक बार फिर से स्टेज पर होंगे? देखिए, अभी जो 40 गांव की जो चर्चाएं हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज तक एफआरए के तहत उन लोगों ने दावा भी प्रस्तुत नहीं किया है। ये बड़ा सवाल है। इसीलिए वो लोग जो है आज विस्थापन का जो डर है वो सता रहा है। और निश्चित रूप से हम कोई गुरेज नहीं है बोलने से कि कई लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, जल जंगल जमीन के सवालों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वो सिर्फ उस क्षेत्र के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। ये सोशल एक्टिविज्म के नाम पर
मैंने एक पॉलिटिक्स चल रही है। निश्चित रूप से। और वजह वो है कि आज तक 2005 के बाद वो 40 गांव के लोग जो है ना दावा भी नहीं कर पा रहे हैं, दावा नहीं किए। अगर आज दावा किए होते तो परिस्थिति अलग होता, विस्थापन का जो डर सता रहा है वो नहीं होता। ये दावा करते कि भाई हम लोग तो यहाँ हैं, हम लोग के पास वनाधिकार पट्टा है, हम कहाँ जाएंगे, या वहाँ से हटा करके दूसरी जगह बसा सकते थे, लेकिन वो स्थिति अभी पैदा नहीं होगी। इसलिए वहाँ के लोगों को डर बना हुआ है और जल जंगल जमीन और वनाधिकार पट्टा के नाम पर राजनीति करने वाले तथाकथित जो राजनेता हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन भी तो जो कर रहे हैं कि ये जल जंगल जमीन बचा रहे हैं, आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये 40 गांवों को पट्टा क्यों नहीं मिला? ये सवाल तो खड़ा हो गया। एकदम निश्चित रूप से हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई आपने जल जंगल जमीन के सवालों को लेकर इतना दिन राजनीति किया, या तो फिर आपने संगठन चलाया, लेकिन आज वो 40 गांव के लोग जो है वनाधिकार पट्टा से क्यों वंचित हैं, ये बड़ा सवाल है सरांडा के लोगों के लिए। आज जब सरांडा में 31,000 वर्ग किलोमीटर का अभयारण्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जब दे दिया, तब अब आज जो है हल्ला कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि भाई यहाँ मीटिंग करो, वहाँ मीटिंग करो। और निश्चित रूप से आज तक सरांडा के लोगों को ये पता नहीं है कि उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है, कैसे है, इसको रहना है, हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा समाज के ऊपर वो अभयारण्य का जो नियम और कानून है वो कितना प्रभावित होगा, इसके बारे में भी उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है और नहीं दिया गया है। ये स्थिति है। एक जो खबर आ रही है कि जब मंत्रियों का समूह पहुंचा वहां तो डीसी की ओर से गांव में गाड़ी भेजा जाता है और उसे कहा जाता है गांव ग्रामीणों से कि भाई तीर धनुष के साथ निकलो और इस अभयारण्य का विरोध करो। इसके पीछे क्या कहा? देखिए, निश्चित रूप से मैं वहाँ का बासिंदा हूँ, वहाँ पर मैं काम करता हूँ राजनीतिक तौर पर। तो हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक गांव में एक गाड़ी आया, सेल का बस भी आया, प्राइवेट गाड़ी भी आए और गांव से लोगों को बैठाया गया और ये भी बोला गया कि वहाँ चलिए भोजन तो मिलेगा ही। और निश्चित रूप से चुनिंदा लोगों को वहाँ पर बोलने के लिए बोला गया और वो लोग बोला विरोध में कि नहीं बनने देंगे। लेकिन आज के दिन में अगर वो लोग को पूछेंगे तो ये नहीं बता सकता है कि वो प्रोजेक्ट जो है एरिया क्या है। तो निश्चित रूप से गाड़ी भेजा गया था और आज तो मैं बार बार सवाल करता हूं कि गाड़ी किसने भेजा, सरकार ने भेजा या माइनिंग कंपनियों ने भेजा? अपना लाभ के लिए ग्रामीणों को वहां बुला करके अपना फायदा के लिए सेंचुरी का विरोध करवाया गया। माइनिंग कंपनियां सेंचुरी का विरोध कर रही हैं, इसके पीछे कारण क्या? ताकि उन लोगों को जो 57,000 जो है वो एरिया था, पूरा एरिया जिसमें माइनिंग लीज क्षेत्र भी जद में आ रहे थे। अच्छा। हमको लगता है कि उस माइनिंग लीज जो सेंचुरी के जद में आ रहा है उसको बचाने के लिए ही लोगों को इस तरह का विरोध करवाया गया। तो जब डीसी भेज रहे हैं गाड़ी तो इसका मतलब तो यह हो गया कि माइनिंग कंपनियां और सरकार एक साथ इस मुद्दे पे खड़ी थी। निश्चित रूप से ये तो कल परसों का ये में आया है कि देश का विकास के लिए माइनिंग जरूरी है, इसलिए माइनिंग क्षेत्र को बचाना है। और इसी माइनिंग कंपनियों को बचाने के लिए 57,519 हेक्टेयर के बदले में 31,486 हेक्टेयर में निर्माण हुआ। तो सवाल यह है कि जो क्षेत्र बच गए करीबन 2,000 26,000 करीब बच गए। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? ये सिर्फ सरकारी कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनी? नहीं, सरकारी कंपनी है तो सेल है ही है, बुआ है, चिड़िया है ना। उसके बाद आपका क्रिब्रो है, उसके अलावा रुंगटा भी है। अच्छा, रुंगटा माइंस का भी वहाँ है और वहाँ पर कुदलीबाद में इलेक्ट्रो स्टील भी है, JSW भी है। इस तरह उस पूरा सरांडा को माइनिंग जोन से
नॉन माइनिंग जोन में डालने के लिए अच्छा। ये सारा जो खेल है, विरोध का खेल, वो चल रहा है। मैंने पूरा जो ग्रामीणों का विरोध था सत्ता प्रायोजित था। सत्ता प्रायोजित, या तो फिर कंपनियों के, माइनिंग कंपनियों के वो सत्ता के अंग ही होता है, वो सत्ता के अंग ही होते हैं। निश्चित रूप से यही हम बात करते हैं। तो ग्रामीणों को लगता है कि चूंकि अभयारण्य का निर्माण होगा तो उन्हें जंगल से बाहर कर दिया जाए और सरकार इस मामले में कोई उसका जो डिटेल प्रोग्राम है लेकर सामने नहीं आ रही। नहीं। एक जो होती है चर्चा वहाँ इलीगल माइनिंग की, आपने इलेक्ट्रो स्टील की बात की, रुंगटा की, अभी तो उनका माइनिंग हो नहीं रहा है। नहीं, अभी नहीं, प्रोजेक्ट प्रपोजल में है, पहले ग्राम सभा हो चुका है। उसरुइया में, उसरुइया जो क्षेत्र है वो सरंडा जंगल में, वहाँ टाटा कंपनी का इलेक्ट्रिक स्टील का ग्राम सभा हो चुका है। अच्छा, हमको लगता है कि ये जांच का विषय है कि वो एमओयू अभी तक रद्द हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो मधुकोड़ा सरकार के जमाने में दिया गया था, मतलब मधुकोड़ा की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चली गई, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था वो बरकरार से नॉन माइनिंग जोन में डालने के लिए ये सारा जो खेल है, विरोध का खेल, वो चल रहा है। मैंने पूरा जो ग्रामीणों का विरोध था सत्ता प्रायोजित था। सत्ता प्रायोजित, या तो फिर कंपनियों के, माइनिंग कंपनियों के वो सत्ता के अंग ही होता है, वो सत्ता के अंग ही होते हैं। निश्चित रूप से यही हम बात करते हैं। तो ग्रामीणों को लगता है कि चूंकि अभयारण्य का निर्माण होगा तो उन्हें जंगल से बाहर कर दिया जाए और सरकार इस मामले में कोई उसका जो डिटेल प्रोग्राम है लेकर सामने नहीं आ रही। नहीं। एक जो होती है चर्चा वहाँ इलीगल माइनिंग की, आपने इलेक्ट्रो स्टील की बात की, रुंगटा की, अभी तो उनका माइनिंग हो नहीं रहा है। नहीं, अभी नहीं, प्रोजेक्ट प्रपोजल में है, पहले ग्राम सभा हो चुका है। उसरुइया में, उसरुइया जो क्षेत्र है वो सरंडा जंगल में, वहाँ टाटा कंपनी का इलेक्ट्रिक स्टील का ग्राम सभा हो चुका है। अच्छा, हमको लगता है कि ये जांच का विषय है कि वो एमओयू अभी तक रद्द हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो मधुकोड़ा सरकार के जमाने में दिया गया था, मतलब मधुकोड़ा की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चली गई, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ था वो बरकरार है। तब जाके अबुआ सरकार इतनी थम्पिंग मैनेजिटी के साथ आती है और यदि ये कंपनियों का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें संदेहास्पद है तो इसको कैंसिल क्यों नहीं करती? निश्चित हम तो डिमांड करते हैं जल्दी से जल्दी, और जो मधुकुड़ा के सरकार में और विगत जितने भी सरकार ने एमओयू किया है उसको रद्द करें, और देश का विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए अगर उसको जनहित में लगेगा, वहाँ के लोगों के हित में लगेगा, तो उस कंपनी को यहाँ बैठाना चाहिए। हम कंपनी को तो विरोध नहीं कर रहे हैं, माइंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना जरूरत है आयरन ओर का उतना आप वहाँ से निकालिए। ये बेतहासा आप जिस तरह से कोड़ रहे हैं सरंडा को, उसको बंद होना चाहिए, अन्यथा वहाँ का जो पर्यावरण पर जो स्थिति मंडरा रहा है वो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं। आप तो पर्यावरण को बचाना है, आप तो उसी क्षेत्र में रहते हैं। सरंडा को ग्रीन स्टील भी कहा जाता है, निश्चित रूप से सखुआ का पेड़। क्या लग रहा है कि अब उसमें भी क्षरण हो रहा है? एकदम एकदम। अब देख लिया जाए उसमें, अब माइनिंग के द्वारा जो माइनिंग जो क्षेत्र होगा वहाँ तो वहाँ का जितना भी सखुआ है, जितना भी कीमती हो, या ग्रीन स्टील हो, वो तो काटेगा ही काटेगा। एक जो दूसरी समस्या आती है, जो गांव बसे हुए हैं, आदिवासियों का गांव हो, जनजाति का, मुंडा जनजाति, उनके भी देवी देवता होते हैं। उनके देवी देवता तो भाई वो कि हिंदुओं की तरह किसी मंदिर में रहते नहीं हो, तो जंगलों में रहते हैं, है ना। तो कई बार तो उनके देवी देवताओं को भी विस्थापित कर दिया जाता है। क्या इस तरह की स्थितियां हो रही है? देखिए, वहाँ तो प्रकृति ही तो उसका देवी देवता है। प्रकृति को ही उजाड़ रहे हैं तो उसका देवी देवता को उजाड़ रहे हैं आप। तो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है, और इस पर सरकार को और एक्सपर्ट जो लोग हैं और पर्यावरणविदों को इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। लास्ट वाला होगा, ये तो स्थापित कंपनियां हैं जिनका एग्रीमेंट है, और कुछ सरकारी कंपनियां। क्या इसके सिवा इलीगल माइनिंग में यहाँ कोई समस्या है? नहीं, देखिए उसका तो उतना ये नहीं है, नॉलेज जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जांच का विषय है। सरंडा के इर्द गिर्द इलीगल माइनिंग को लेकर जांच का विषय है, क्योंकि ये कोई नया बात नहीं है। मधुपुरा के समय से ही ये
इलीगल माइनिंग जो राज्य का एक चर्चा का विषय रहा है, इसलिए ये जांच का विषय है। तो ये थे हमारे साथ सुशील हंसदा जी, जिनका बारला जी, जिनका साफ मानना है कि जो एक विरोध की खबरें आ रही थी आदिवासी समुदाय के द्वारा या उस जंगल में रहने वाले कम्युनिटीज के द्वारा, कहीं न कहीं उसके पीछे माइनिंग कंपनियों का भी खेल था। ग्रामीणों की आशंका यह है कि यदि अभयारण्य का निर्माण होता है तो उनका गांव को विस्थापित कर दिया जाएगा, और खासकर वे 40 गांव जिसे देवेंद्र मांझी ने अपनी शहादत से बसाया था, वे गांव पहले भी विस्थापित हुए थे, एक बार फिर से उन्हें पुनर्स्थापित किया गया था, एक बार फिर से उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो सारंडा में कई सवालात सामने आ रहे हैं, और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि अभयारण्य का जो डिटेल प्रोग्राम है वो ग्रामीणों के बीच उपलब्ध करवाया जाए। उसकी क्या रणनीति है, कौन विस्थापित होंगे या नहीं होंगे, यदि होंगे तो उसका क्या तरीका होगा, ये सारे कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने लाने की ज़रूरत है।